हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वहब। हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया है। पहले आकांक्षा जी सब करके था, अब मैंने इसका नाम बदल करके सर्वहब कर दिया है। अब क्योंकि ये मेरे पापा के नाम से है ना, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया, मेरे पापा के नाम से कर दिया। तो आज हमारा है 7th क्लास का पहला चैप्टर। हम एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, हम इसको देखते हैं। यहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्ट मैं आपको बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से एक बार के लिए प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। मानचित्र 1 और 2 पे नजर डालिए। देखिए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। दो मानचित्र हैं। पहला वाला मानचित्र किसने बनाया था, आपसे यही पूछेगा। पहला जो मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल दृशी ने 1154 में बनाया था। पहला वाला ये जो मानचित्र है, इसको किसने बनाया था? अरब भूगोलवेत्ता अल दृशी ने 1154 में बनाया था। वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। किसने बनाया था? अल दृशी ने। और दूसरा किसने बनाया? दूसरा एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। इनका नाम तो नहीं है, दोनों बनाया गया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, काफी अंतर। देखो, ये 1154 में बनाए गए थे, 1700 में, तो अंतर तो होना ही है ना यार। आप हम ही लोग को देख लो और हम लोग से जो छोटे बच्चे हैं उनको देख लो, कितना मतलब अंतर होता है। तो इस तरह से दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर काफी अंतर। देखो, दोनों इंडिया के हैं, लेकिन डिफरेंस है ना। अल इदरीसी ने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहां हम आज उत्तर भारत में ढूंढेंगे। आपसे देखो पूछता है यार, मैं आपको पहले बता दे, प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो मैं आपसे आंसर पूछूंगी। देखो, ये जो साउथ है ना, ये साउथ की तरफ को इन्होंने नॉर्थ में दिखा दिया था, ठीक है, जस्ट उल्टा दिखा दिया था। जगहों के नाम इन्होंने जगहों के नाम क्या किया था इन्होंने? अरबी में लिखा था। और ये भारत जो श्रीलंका का ये द्वीप है, पाक जल संधि जोड़ता है, ये श्रीलंका हो गया ना हमारे भारत से। तो ये स्टेट जो है, ये श्रीलंका को इन्होंने अपने भूगोल पे यहाँ ऊपर दिखा दिया था मैप में, ठीक है। इन्होंने इस तरह से दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश वगैरह सबका नाम अरबी में दिया हुआ है, ये जान लीजिएगा। कन्नौज मानचित्र 2 में, पहले मानचित्र बनने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था यार। पहला वाला 1154 में बना था, दूसरा 1720 में बना था, तो लगभग 600 वर्ष का गैप है ना। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। तब तक तो बदल ही गई थी। हम यह नक्शा से ज्यादा परिचित लगेगा कि इसमें विशेषकर तटीय इलाके को बारीकी ब्योरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस मतलब नक्शे का इस्तेमाल करते थे कि हमें कैसे जाना है यहाँ पे, बिना नक्शे के तो जा नहीं पाएंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण और एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का भी मतलब विज्ञान बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज और नक्शे लेखों का अध्ययन करते थे, उनके लिए सूचनाओं के संदर्भ, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इस टाइम में देखो बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, बहुत ही ज्यादा। अब नई और पुरानी शब्दावली हम देखते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलती हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदलती हैं। देखो, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के मिलते हैं और भाषाएं भी, प्राकृतिक संस्कृत हो गया, फिर अरबी फारसी आया ना, ऐसे धीरे धीरे। देखो, उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जैसे मध्य युग की फारसी और अभी मॉडर्न वाली फारसी जो है, डिफरेंस है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। सिर्फ व्याकरण के अकॉर्डिंग नहीं बदला, ये समय के साथ इसके अर्थ भी चेंज होते गए। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, यहाँ से याद रखिएगा, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, ठीक है। ये जो हिंदुस्तान शब्द है ना, मिनाज सिराज ने, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र यानी अपने भारत के अर्थ में लेते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हमारा भारत। 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका असर सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाकों से था। मिनहाज सिराज कब आया था? 13वीं शताब्दी में। और उसने अपनी पुस्तक में लिखा था जब, तो उसने क्या बताया, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। इसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उनके इलाकों के अलावा किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और ऐसे ऐसे जगहों का मतलब जिक्र किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। देखो, शब्द में कितना अंतर है ना। 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान इसके लिए आता था, और अभी हिंदुस्तान हमारा हमारा खुद का भारत, भाई हम भारत ही समझते हैं ना। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर आने लगे, क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। और वो जो बोलते थे अभी हम हमारा हिंदुस्तान पूरा है, और उनके टाइम पे दक्षिण भारत नहीं होता था हिंदुस्तान में। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। किसने? बाबर।
बाबर ने क्या किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने के लिए? यहाँ के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए। यहाँ ये प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा एक प्रयुक्त शब्द हिंद हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो आज हम जोड़ते हैं। याद रखिएगा, किसी भी शब्द का प्रयोग हम इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी है मतलब हमारे लिए क्या है यार, जैसे जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो, और मध्य युग में क्या विदेशी शब्द किसके लिए होता है? मानो किसी गाँव से आने वाला कोई अनजान व्यक्ति, जैसे हम लोग किसी गाँव से अलग दूसरे गाँव में चले जाएं या उस समाज संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। ये मध्य युग का। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु यह एक गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े रहने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। एक गांव में रहने वाले वो विदेशी नहीं होते थे, लेकिन अलग गांव से आ जाते तो वो विदेशी हो जाते थे। ठीक। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए लोग तरह तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा ना। हर्षवर्धन गुप्त वंश, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 1700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। कब से? 1700 से लेकर 1750। उसके बाद से हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद से हम देखेंगे पूरे एकदम मॉडर्न हिस्ट्री को। इस काल के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग हम करते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे पिछले युग जैसे चली ही आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में जितनी सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या, विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के बारे में दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, धीरे धीरे मतलब क्या करते हैं, कम करते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया था, कागज जो था वो सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा था। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियत, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। किसका? कागज का, जो पहले अभिलेख में करते थे। देख रहे हो ना चेंजेस। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग भी कठिन है। बहुत से शब्द पढ़ने लायक नहीं है ना यार, बहुत सी चीज़ें किस लिपि में लिखा हुआ है नहीं है। उन दिनों तो छाप खाने थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल विश हाथ से ही पांडुलिपि प्रतिकृति बनाते थे, अपने से लिखते थे ना। ये देखिए, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते हो कि काम आसान नहीं है। भाई हम अपने दोस्त की कॉपी लिखते थे, वो हिंदी पता नहीं क्या लिखता था, हमको खुद नहीं समझ में जो हो रहा था सीधे सीधे उतार देते, गलत मात्रा पहिया लगाते थे तो हम भी वही उतार देते। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है, फिर हम ऐसे ही लिख देते। फलस्वरूप लिखे मित्र के लिखे हुए छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर तो आ जाते हैं, और हम जो लिखते हैं उनके नोट्स में हमारे नोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस तो हो ही जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था ना, कुछ क्योंकि सब अलग अलग बनाते थे, एक ही थोड़ी ना बनाते रहे। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, मतलब इसमें बदल देते थे। सदी पर दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ बनती थी। अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी। अब मूल पांडुलिपि क्या है हमें थोड़ी पता है, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, मतलब जो दोबारा उसको कॉपी करके लिखते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्षों के बाद लिखा था। दोनों में अंतर था। 1971 में इतिहासकारों को पहली वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी, वो दूसरी वाली पढ़ लिए। उसके बाद जब ये पहली बार पढ़े तब उनको समझ में आया ना, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने 2 बार लिखा था, 1356 और फिर उसके बाद से अगला वाला लिखा था, तो इन्हें ऐसे समझ में नहीं आया। ठीक है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, अब यहाँ से देखते हैं।
सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई, रहट, कताई में चरखे और युद्ध, अग्नास्त्र यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, चाय, ये हमारे यहाँ का नहीं है, कहीं और से आया था। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, बाहर के लोग। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा था। भाषा भी चेंज हो रही थी, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड झुंड मतलब दूर दूर की यात्रा करने लगे थे, मतलब ग्रुप में जाने लगे थे। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र यानी अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। ठीक है, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने, अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी पर तो और तौर से हुआ। पर्यावास में परिवर्तन का कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि पर्यावास हो रहा था ना। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों में के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर जो था वो उभरने लगा था। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का आदि का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति उपजातियों में बंटने लगे और उनके पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा मिला गया। ये दर्ज अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों में के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्ज बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और अन्य किसी क्षेत्र में कोई और, मतलब और जैसे अब आप किसी जाति को बहुत नीचे पोस्ट पे देख, अब हम आपको देखो एग्जांपल दे रहे हैं। हमारे यहाँ कभी कभी होता है ना कि जो आते हैं बहुत नीचे कास्ट करते हैं, हम उनको बहुत बुरी नज़रों से देखते हैं। सबके यहाँ का गांव का वही हाल है यार। शहर में भी करते होंगे, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन गांव का तो हम वही बता रहे हैं आपको, आप भी देखेंगे। लेकिन वही इंसान वही IAS बन के आ गया, IPS बन के आ गया, कोई बड़े पोस्ट पे आ गया, तब देखो सर। तो यही पे हम यही आपको ये समझाने की कह रहे हैं कि दर्जे जो है वो बदलते रहते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जातियों के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। इन जातियों को अपने निवास के गांव के मतलब रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा गांव पर मुखियाओं का शासन होता था, जैसे भी प्रधान मतलब मिल मिलाकर वे किसी राज्य या एक छोटी सी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। चोल, हम इसको चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तुगलक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मुगल यानी चैप्टर 4। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, इसका कार्यकाल कब तक था? 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति मतलब उसके लिए लिखा गया था। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक उसे बताया गया, जो पूर्व में बंगाल और गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक यानी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में क्या करते थे? आकर पलायन करके आ जाते थे। ठीक है, इतिहासकार विजय अभियान इन दावों को अति व्यक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 700 तक कई क्षेत्र अपने भौगोलिक आयाम तक पहुंच चुके थे और उनकी अपनी भाषा एवं तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी।
अध्याय 7 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र अभिषेक शासकों राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में एक फैला विशाल साम्राज्य भी बड़ा खड़ा कर लेते थे। मतलब छोटे से में ये बहुत बड़ा भी कर लेते थे। ये साम्राज्य जो है ना, समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। मतलब ये अब जाके आपके एरिया में, जैसे मान लो यहाँ के हैं मुगल हो गए और यहाँ हम लोग के एरिया में ये आए, कुछ दिन तक रह पाए, उसके बाद हम लोग इनको भगा नहीं देंगे मार के मिल के। तो ऐसे था, ये लोग ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे कोई लोग भी। 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में जैसे ही 1707 में औरंगजेब मरा, मुगल समाप्त होने लगा, शासक जो था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें अनेक मतलब कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मतलब अलग अलग थी। समन्वय और सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। देखिए मेरे पास नोट्स है, मैंने नोट्स बनाया आपको एनसीईआरटी का क्लास 7, 8 का हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी का। आप ज़रूर से एक बार क्लास को परचेज कर लीजिएगा। 49 रुपीज़ का है, मतलब नोट्स आप ले लीजिएगा, आपको चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर से करिएगा। पुराने और नए धर्म। इतिहास का जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं ना, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन है। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल भी व्यक्तित्व स्तर पर थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप जो था वो सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक मतलब कि संसार बदलता गया, वैसे इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, इससे उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव। इन परिवर्तनों में कुछ थे, नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप, ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता आदि थी। ठीक है। संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत के जो ग्रंथ थे, इन ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इन्हें संरक्षक तथा नए शासक जो प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों में समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना के एक ऐसे प्रमेय इष्ट मतलब देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह वही युग था जो इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का मतलब कि आगमन करते थे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंचा। फिर मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक मतलब एक ईश्वर की अल्लाह के सत्ता को ही स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता और अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे, मतलब ये लोग उनको मानते थे। अली को मुसलमानों का विधि संबद्ध नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामिक न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि मतलब ये जो सिद्धांत थे विभिन्न परंपराओं में भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहासकार के कालखंड पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों और वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक मतलब हर तरीके से देखते हैं यार, एक नहीं। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, ये वाला यहाँ से 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकार ने इसको बांटा था 3 युग में, और आपको जस्ट उल्टा दे देगा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और आपको पूछेगा देगा 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकार ने इतिहास को 3 युग में बांटा था, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन और आप वही लगाओगे कि हम वही तीनों जानते हैं ना, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये अंग्रेज इतिहासकार ने इसको बांटा था इसमें। ठीक है।
इस विचार पर आधारित था कि धर्म एक मात्र महत्वपूर्ण ऐसा परिवर्तन होता है अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में, और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। अभी जो मैंने आपको लाइन बताया ना, वो लाइन ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी ना, तो 2-3 दिन से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, अभी बनाऊँगी।